Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. So let's start the video of chapter number 2, part 1. ओके, तो शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर में बताया गया है कि कई महान थिंकर्स और राइटर्स ने पॉलिटिक्स टाइटल यूज़ किया है पॉलिटिकल साइंस की जगह। ठीक है, पॉलिटिक्स की जगह पॉलिटिकल साइंस को यूज़ किया है। एरिस्टोटल ने अपनी ट्रीटाइज में पॉलिटिक्स टाइटल यूज़ किया जो पॉलिटिकल फेनोमेना से डील करती है। मतलब कि एरिस्टोटल ने अपनी ट्रीटीज़ में पॉलिटिक्स टाइटल को यूज़ किया है जो कि एक पॉलिटिकल फेनोमेना से डील करती है। F.W. मेटलन जो अब नहीं रहे, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस टर्म के यूज़ पर अपनी राय दी। उनका कहना था कि उनका ये कहना है बेसिकली कि वो ना एग्ज़ाम से जब वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को देखती थी तो उन्हें क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, उनके उनके टाइटल से यूज़ होती थी। जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, अलग अलग टर्म्स का यूज़ किया गया है। आज के मॉडर्न राइटर्स पॉलिटिकल साइंस टर्म को प्रेफर करते हैं। ये टर्म पहली बार गॉडविन और मैरी वॉलस्टॉप ने यूज़ किया था। वाइकोर और ह्यूमे ने भी यही डिज़ाइनेशन यूज़ की। सर फ्रेडरिक पोलोक ने लिखा कि पॉलिटिक्स भी एक तरह की साइंस है, जैसे मोरलिटी भी एक साइंस है। ठीक है, सर जॉन सिले ने भी बिना किसी हेजिटेशन के पॉलिटिकल साइंस टर्म को एक्सेप्ट किया। एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस या सुप्रीम साइंस माना। बॉर्डिन, हॉबीज, सिग्विक और ब्राइसी जैसे स्कॉलर्स ने भी इसे सपोर्ट किया। टर्मिनोलॉजिकल डिस्टिंक्शन, मतलब कि कोई पॉलिटिक्स बोलता था, कोई पॉलिटिकल थ्योरी बोलता था, कोई पॉलिटिकल फिलोसफी बोलता था, तो इन सब के ऊपर एक अलग अलग कंट्रोवर्सी चलती रही और अब तक इस सब्जेक्ट को कोई कॉमनली एक्सेप्टेड नाम नहीं मिला है। ठीक है, जेलिंग का मानना है कि कोई भी साइंस इतनी अच्छी टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत महसूस नहीं करती जितनी पॉलिटिकल साइंस करती है। प्रोफेसर जेम्स वेलफोर्ड गार्डनर ऑब्जर्व करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की हैसियत ये है कि इसकी ये खासियत है कि ये नेचुरल साइंस से अलग होती है और इसमें टर्मिनोलॉजी की कमी होती है। एक अच्छी और कॉमनली एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर होने की कमी की वजह से काफ़ी स्कॉलर्स और राइटर्स ने अलग अलग टर्म्स यूज़ किए हैं। जैसे कि अभी आपको दिखाया गया, किसी ने पॉलिटिक्स यूज़ की है, किसी ने पॉलिटिकल साइंस यूज़ किया। तो पॉलिटिक्स टर्म काफ़ी पुरानी और एरिस्टोटल ने इसे पहली बार यूज़ किया था। किसको? पॉलिटिक्स को, ये याद रखना। दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइंस टर्म भी काफ़ी कॉमन हो चुका है। इंग्लैंड में सर जॉन सीले और कुछ और राइटर्स ने पॉलिटिकल साइंस को प्रेफर किया। ठीक है, तो इंग्लैंड में पॉलिटिकल साइंस को प्रेफर किया, जबकि यूएसए में पॉलिटिक्स टर्म को प्रेफर करते हैं। फ्रेडरिक पोलॉक जैसे थिंकर्स ने ही इस साइंस को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी ऑफ द स्टेट टर्म का यूज़ किया। इस टर्मिनोलॉजी की कन्फ्यूज़न की वजह से, टर्मिनोलॉजी मतलब किसी ने कुछ नाम दिया, किसी ने कुछ दिया, तो इसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस और गवर्नमेंट की स्टडी को क्लियरली समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन सभी टर्म्स का सही यूज़ और मीनिंग समझना ज़रूरी है। अब पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, इन सब टर्म्स को इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हम पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, फिर पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, फिर फिलोसफी, मतलब ये सारे हम पढ़ेंगे, समझेंगे इन सारे टर्म्स को क्लियरली। पॉलिटिक्स टर्म एरिस्टोटल ने पहली बार यूज़ किया था और इसे मास्टर साइंस कहा था। ये वर्ड ग्रीक टर्म्स पोलिस से निकला है जिसका मतलब सिटी स्टेट होता है। इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स वो साइंस है जो राज्य और उसके प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है। एंड गोल्डस्मिथ के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स एक साइंस है जो गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल मैटर्स से डील करती है। एक इन्वेस्टिगेशन है जो स्टेट के रियल इश्यूज़ को समझने की कोशिश करती है। मतलब कि इसमें गवर्नमेंट की प्रॉब्लम और उसके पॉलिटिकल मैटर्स क्या क्या हैं वो, और ये इन्वेस्टिगेट करती है स्टेट के रियल इश्यूज़ को समझने की। ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिक्स का स्कोप पहले के मुकाबले काफ़ी बदल चुका है। पहले ग्रीस में सिर्फ छोटी सिटी स्टेट्स होती थी, लेकिन आज की दुनिया में पॉलिटिक्स का एरिया नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज तक बढ़ चुका है। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बीच भी डिफरेंस होता है। जैसे कि पॉलिटिशियंस वो होता है जो एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता है, जबकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉलिटिक्स का थ्योरेटिकल और एकेडमिक स्टडी करता है। मतलब कि जो स्टडी करता है वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो गया, और जो पॉलिटिशियंस वो होते हैं जो एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलिटिशियन एक्टिवली पॉलिटिकल अफेयर्स और मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं होता। वो सिर्फ उन प्रॉब्लम से कंसर्न होता है जो कंट्री को अफेक्ट करती है, और उनके सॉल्यूशंस को अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग देखता है। इस वजह से पॉलिटिक्स एक आर्ट है, साइंस नहीं। अब इस चीज़ को आगे डिफाइन किया गया है कि किस तरह से ये एक आर्ट है, साइंस नहीं, और ये किस तरह से साइंस है। ठीक है, तो लेकिन पॉलिटिकल साइंस एक साइंटिफिक स्टडी है स्टेट की, उसका नेचर, उसकी हिस्ट्री, ओरिजिन और डेवलपमेंट।
अब ये बोल रहा है कि ये पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है स्टेट की, मतलब कि जिसमें हम उसके नेचर को देखते हैं, उसकी हिस्ट्री को देखते हैं, उसका ओरिजिन को देखते हैं, उसके डेवलपमेंट को देखते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट उसके फंक्शंस और इंस्टीट्यूशंस का भी स्टडी करता है ताकि अच्छे गवर्नेंस का सिस्टम बनाया जा सके। तो देखो, एक साइंस में हम क्या करते हैं, एक पूरे सिस्टम को एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं। तो वैसा ही पॉलिटिक्स में है, जिसके अंदर हम पूरे इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट के उसके फंक्शंस को अच्छे से सिस्टमली समझते हैं। एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट समझता है कोई है कि सोसाइटी का पॉलिटिकल सिस्टम, उसका हिस्ट्री, उसका ट्रेडिशन और उसका फिजिकल और ह्यूमन इन्वायरमेंट किस तरह से लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करते हैं। ये एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट समझता है, ना कि पॉलिटिशियन। ठीक है, पॉलिटिक्स का एबनॉक्शियस सेंस में यूज़, मतलब कि पॉलिटिक्स को लोग ना नेगेटिवली यूज़ करते हैं। जैसे कि लोगों को लगता है कि इसमें ये हम इसे चालाक, धोखेबाज और स्कीम बनाने वाले लोगों की एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं। एक अच्छा और सीधा इंसान रेस्पेक्ट में देखा जाता है क्योंकि वो पॉलिटिक्स से दूर रहता है। मतलब कि जो पॉलिटिक्स में है ना, उनको लगता है कि वो बस चालाक या धोखेबाज और स्कीम बनाने वाले लोग होते हैं, और जो एक सीधा साधा इंसान जो पॉलिटिक्स से दूर है उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एक्टिविटी आज के टाइम में पॉलिटिक्स के नए मीनिंग में डेवलप हो गया है, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में। पॉलिटिक्स मेनली पॉलिटिकल एक्टिविटी से जुड़ी होती है जो सोसाइटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के इन्वायरमेंट में होती है। पॉलिटिकल एक्टिविटी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दोनों पर बेस्ड होती है। जहाँ फ्रीडम होती है वहाँ पॉलिटिकल डिबेट्स भी होती है, क्योंकि हर इंसान का अपना ओपिनियन और इंटरेस्ट होता है। जैसे कि हमने देखा कि पॉलिटिक्स अब एक नई मीनिंग में डेवलप हो गया है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल एक्टिविटी से जुड़ा होता है। उसकी हिस्ट्री हो गई, सोसाइटी हो गई या ज्योग्राफी हो गई। अब पॉलिटिकल एक्टिविटी को समझते हैं। पॉलिटिक्स हमने समझ लिया क्या है। ठीक है, अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को समझते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी में या तो उसका एग्रीमेंट देखा जाएगा, मतलब कि अगर कोई चीज़ एग्री कर रहे हैं वो लोग तो वो ठीक है, और अगर कोई चीज़ डिसएग्रीमेंट हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसको डिसीजन मेकिंग, मतलब उसमें क्या कमियां हैं उसको निकाल के क्या सही किया जा सके, तो वो डिसएग्रीमेंट होता है एक टाइप से पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल एक्टिविटी में। जैसे कि इसमें आगे बताया भी गया है कि जहाँ फ्रीडम होती है वहाँ पॉलिटिकल डिबेट्स भी होती हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना ओपिनियन और इंटरेस्ट होता है। पॉलिटिक्स का एक बेसिक क्वालिटी डिसएग्रीमेंट भी है, और वो बेसिक क्वालिटी डिसएग्रीमेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जो पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। डिसएग्रीमेंट एक एसेंशियल पार्ट है जो पॉलिटिक्स का फाउंडेशन बनाता है। पॉलिटिकल एक्टिविटी एक ऑर्डर्ड कम्युनिटी में होती है जहाँ डिसएग्रीमेंट्स रिजॉल्व किए जाते हैं और पॉलिसी डिसीजंस बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उनको रिजॉल्व किए जाते हैं, उनको ठीक किए जाते हैं ताकि वो किस तरह से पॉलिसी डिसीजंस की तरफ ले जाए जाए, उनको बनाए जाएं। मतलब कि अगर जैसे हमने कोई नीति बनाई और उससे लोग डिसएग्री हो रहे हैं तो हम उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ये डिसीजंस बिलीव्स, इंटरेस्ट और अथॉरिटेटिव पावर्स के बेसिस पर होता है। मतलब कि उसके लिए हमें बिलीव्स होना चाहिए, उस एग्रीमेंट में इंटरेस्ट होना चाहिए, और अथॉरिटेटिव पावर्स की ज़रूरत तो पड़ती है। पॉलिटिक्स का स्टूडेंट मेनली उन एक्टिविटीज़ को समझता है जो डिसीजंस तक पहुंचती हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को जो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, और उन गोल्स को जो डिसीजंस के बेसिस पर अचीव करने होते हैं। तो आप समझ में आया, पॉलिटिक्स का स्टूडेंट उन एक्टिविटीज़ को समझता है जो डिसीजंस तक पहुंचती हैं, और इंस्टीट्यूशंस को जो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है, उन इंस्टीट्यूशंस को पढ़ता है जो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है, और उन गोल्स के जो डिसीजंस के बेस पर अचीव करने होते हैं। मतलब कि एक तो डिसीजंस तक पहुंचना और उन इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस करना जो जो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, और गोल्स जो डिसीजंस के बेसिस पर अचीव करने होते हैं। पॉलिटिक्स और ह्यूमन एसोसिएशंस पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज तक लिमिटेड नहीं है। ये ट्रेड यूनियंस, कंट्री ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल ग्रुप्स में भी एग्जिस्ट करती है। रॉबर्ट डेल के अकॉर्डिंग हर ह्यूमन एसोसिएशन का एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है। इस वजह से पॉलिटिकल सिस्टम सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है। हर सोशल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे बिजनेस फर्म्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, डिस्कशंस ग्रुप्स और इवन फैमिलीज तक एक इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम को मेंटेन करना पड़ता है। गवर्नमेंट्स ऐसे फोर्सेस के रिस्पॉन्स में ऑपरेट करती है जो नेचुरली पॉलिटिकल लगती है। पावर के लिए स्ट्रगल और इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करना पॉलिसी मेकिंग का एक हिस्सा है। तो गवर्नमेंट ऐसे ही फोर्सेस, मतलब जो उसको लगता है कि ये पॉलिटिक्स में है या तो उसके लिए ही वो अपना रिस्पॉन्स देती है, और पावर के लिए स्ट्रगल,
मतलब कि पावर के लिए वो स्ट्रगल करती है और उसी से वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाती है। पॉलिटिक्स बेसिकली एक स्ट्रगल है पावर के लिए, ठीक है, जो 3 लेवल्स पर होती है। पहले स्टेट लेवल पर, दूसरी इंटर स्टेट लेवल मतलब स्टेट के अंदर, तीसरी इंटर स्टेट लेवल स्टेट के बीच। पॉलिटिक्स लीडरशिप के रोल को भी इन्वॉल्व करती है। पॉलिटिक्स का मेन एम पावर को शेयर करना और इन्फ्लुएंस को डिस्ट्रीब्यूट करने से जुड़ा होता है। लेसवेल और कैप्लन का पर्सपेक्टिव। लेसवेल और कैप्लन के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स का स्टडी एक एम्पिरिकल डिसिप्लिन है। एम्पिरिकल डिसिप्लिन मतलब कि एक ऐसा जो प्रयोग में ला चुके, एक प्रयोग सिद्ध डिसिप्लिन है जिसमें पावर के शेपिंग और शेयरिंग का एनालिसिस किया जाता है। वो पॉलिटिक्स एक्ट्स को डिफाइन करते हैं एज पावर का स्ट्रगल और उसका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। मतलब कि यदि हमारे पास पावर है तो हम अगर सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको पावर को यूज़ करके उस चीज़ को सही करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्राइम बढ़ जाएगा या फिर बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें डेवलप होने लगेगी। इसलिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है थ्योरेटिकल और अप्लाइड पॉलिटिक्स। कुछ मॉडर्न स्कॉलर जैसे जेलनिक पोल, जेनेट सिडविच और सर फ्रेडरिक पोलोक अभी पॉलिटिक्स टर्म को पॉलिटिकल साइंस के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सर फ्रेडरिक पोलोक ने पॉलिटिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक थ्योरेटिकल पॉलिटिक्स, एक अप्लाइड पॉलिटिक्स। थ्योरेटिकल पॉलिटिक्स स्टेट को बेसिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है बिना किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट या उसके काम करने के तरीकों को इंक्लूड किए, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉलिटिक्स स्टेट के बेसिक प्रॉब्लम को स्टडी करती है बिना गवर्नमेंट को इंक्लूड किए। स्टेट के ओरिजिन, नेचर और डेवलपमेंट का एनालिसिस करती है और पॉलिटिकल साइंस के प्रिंसिपल को समझने पर ध्यान देती है। मतलब उसका डेवलपमेंट करती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम सुलझाती है और पॉलिटिकल साइंस के प्रिंसिपल को समझने पर ध्यान देती है। और अप्लाइड पॉलिटिक्स में क्या होता है, इसमें प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से डील करती है जिसमें गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल वर्किंग आते हैं। मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया थ्योरेटिकल पॉलिटिक्स क्या है, अप्लाइड पॉलिटिक्स क्या है। अभी एक टेबल में इन दोनों को डिफाइन किया गया है और बताया गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो टेबल जो है वो पेज नंबर 18 पे है आपकी बुक में, तो आप वहाँ से वो चीज़ देख सकते हैं। पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस जो एनालिसिस ऊपर दिया है वो पूरे कंटेंट और स्कोप को रिवील नहीं करता पॉलिटिक्स का। ये सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है जो पार्टिकुलर और लिमिटेड स्कोप के लिए यूज़ होता है। मतलब कि इसमें पूरी तरह से नहीं बताया गया है कि मतलब अप्लाइड पॉलिटिक्स क्या है या पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब उसमें इतना नॉलेज दिया है कि हम उस चीज़ को समझ सके। पॉलिटिकल साइंस स्ट्रिक्टली एम्पेरिकल सिस्टम्स की स्टडी करता है जिसमें प्रिसीजन और ऑब्जेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। तो ये एक पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो एक मतलब इस सिस्टम को यूज़ करता है जो मतलब जो प्रयोग सिद्ध जो सिस्टम होता है उसको, जिसमें प्रिसाइजन और ऑब्जेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। प्रिसीजन मतलब कि शुद्धता, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिक्स को लोग समझते हैं कि ये धोखेबाज है, चालाक लोग होते हैं इसमें, ऐसा सब। तो उसको एक शुद्ध तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा होता है जो कि हम हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं और बिल्कुल सही तरीके से, गलत तरीके का यूज़ ना करके। इसका फोकस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और सोशल स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट पर होता है। इस प्रोसेस को समझना पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है। मॉडर्न अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पॉलिटिकल साइंस को ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसका इम्पैक्ट देखा गया है। हालांकि कुछ स्कॉलर्स के बेचारे वेग्यू और इनकम्प्लीट होते हैं जो इंटरनल कोहेरेंस और लॉजिक को ख़त्म कर देते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि कुछ लोग इसे पॉलिटिकल फिलोसफी के साथ मिलाते हैं जबकि कुछ इसे अलग मानते हैं। अमेरिकन लस के फिलोसफी और गिल्स का कहना है कि पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलोसफी को अलग रखना चाहिए। इनका मानना है कि थ्योरी और फिलोसफी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पॉलिटिकल थॉट क्या है, ये हिस्ट्री के अलग अलग पीरियड्स में पॉलिटिकल लाइफ को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, ये जनरल और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को डेवलप करता है जो जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी जैसे टॉपिक्स को। थॉट जो है वो हिस्टोरिकल चीज़ों को डेवलप करता है। थ्योरी जो है वो जनरल और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को डेवलप करती है और फिलोसफी ये करती है डीप और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देती है पॉलिटिक्स की। सर फ्रेडरिक पोलोक के मुताबिक पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट तीनों के बीच क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए ताकि पॉलिटिकल स्टडीज़ ज़्यादा प्रिसाइज और यूज़फुल बन सके, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये कहना चाह रहा है कि ये सबसे जनरल होता है, मतलब कि ये जो आइडिया है ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड और इजी है क्योंकि ये इसमें लोगों के विचार और धारणाएं जो होती है, बिलीफ जो होते हैं, उनको इकट्ठा करके या तो किसी नीति या पॉलिटिकल ऑर्डर को समर्थन करते हैं या फिर उसका विरोध करते हैं, ठीक है। मतलब कि
ये आइडियाज़ जो हैं वो इसमें लोग अपने विचार और धारणाओं को इकट्ठा करके या तो किसी नीति या पॉलिटिकल ऑर्डर, ठीक है, उसको समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं, ठीक है। और दूसरा है जब लोग किसी तीसरा पॉइंट जो एफर्मेशन या रेपुडिएशन, एफर्मेशन मतलब हाँ या ना होती है, जब लोगों की अब व्यवस्था को लेकर, किसी नीति या व्यवस्था को लेकर उनकी हाँ या ना होती है, तो ये फैसला उनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से प्रभावित होता है। मतलब कि उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में उनकी आर्थिक चीज़ें क्या थी, गवर्नमेंट ने उन पर कितना काम किया, हिस्टोरिकली देखते हैं वो ये चीज़, ठीक है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मतलब एक ऐसे आइडियाज़ के सिस्टम से है जो लाइफ, सोसाइटी और गवर्नमेंट से जुड़े होते हैं। लॉन्ग टर्म और इंटेंस प्रोपेगेंडा के थ्रू ये एक बिलीफ या डोगमा बन जाता है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप, पार्टी या नेशनलिटी का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये किसी पर्टिकुलर सिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि एक अच्छी और सुखमय ज़िंदगी बन सके। जो व्यक्ति एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है वो उसे पूरी तरह सपोर्ट करता है और लोगों से एक्सपेक्ट किया करता है कि वो भी बिना क्वेश्चन किए उसे मान ले। एक आइडियोलॉजिकल पर्सन क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करता और चाहता है कि दूसरे लोग भी पूरी तरह आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करें। पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में डिफरेंस क्या है एक बार अच्छे से देख लो। तुम्हें ऊपर की जो चीज़ें समझ में नहीं आई है वो यहाँ क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पॉलिटिकल फिलोसफी से अलग होती है। कैसे होती है? क्योंकि पॉलिटिकल फिलोसफी ट्रूथ और नॉलेज पर बेस्ड होती है। अब वो कैसे होती है? पॉलिटिक्स के पीछे कोई सोच, पॉलिटिक्स के पीछे की सोच और सच्चाई को समझना, ठीक है, ये होती है पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिक्स के पीछे की सोच और सच्चाई को समझना, ठीक है, वो फिलोसफी होती है। और आइडियोलॉजी क्या होती है? पॉलिटिक्स सबको मानना और उस पर काम करना, पॉलिटिकल सोच को मानना और उस पर काम करना। जैसे कि कोई भी एक पॉलिटिकल थिंकिंग हो सकती है, जैसे कि कम्युनिज्म हो गया, आइडियलिज्म हो गया, या बहुत सारी ऐसी जो आइडियोलॉजीज है वो बनाई गई हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो आगे चलते हैं। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ट्रुथ को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब थ्योरिस्ट और थॉट में क्या फ़र्क होता है? पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो होते हैं ओनली किसी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं। ओनली किसी कॉन्सेप्ट को, मतलब कि कोई एक कॉन्सेप्ट लिया उसको अच्छे से समझ लिया और उसी की स्टडी करते हैं, उसी को एनालाइज करते हैं। और पॉलिटिकल थॉट क्या है? ये राजनीतिक चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उन पर सोचते हैं और ये कोई डिटेल एनालिसिस नहीं करते उस चीज़ का, ठीक है। तीन मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब तीन मेन इंग्रेडिएंट्स जो है ना पॉलिटिकल थ्योरी के, वो और हम एक बार देख लेते हैं। पहला है फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट। इसके अंदर ये हिस्ट्री की तरह क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट होता है। मैं इस लाइन को थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँगी। ये हमें बताता है कि पॉलिटिकल सिस्टम या हिस्ट्री में क्या हुआ था, ठीक है। जैसे कि हिस्टोरिकल तरीके से फैक्ट्स को समझना, ये सिर्फ सच्चाई या घटनाओं की बातें, घटनाओं को बताता है बिना ओपिनियन के, ठीक है। जनरलाइजेशंस और पॉलिसी मेकिंग, इसमें क्या है? ये लाइन हमें ये बताती है कि ये हमें पॉलिटिकल डाटा के ज़रिए कुछ जनरल बातें समझाता है जो पॉलिसी बनाने में काम आती है। इसका काम है कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशंस को सिंपल बनाना, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है मॉरल कंपोनेंट। इसमें ये है कि ये एथिक्स और मॉरलिटी से संबंधित होता है। पॉलिटिकल थ्योरी तभी होती है जब हम ये सोचें कि क्या सही है और क्या गलत है। जितनी ज़्यादा किसी थ्योरी में मोरल वैल्यू होती है उतनी ही वो एथिकल और न्यूट्रल मानी जाती है, ठीक है। अब जैसे कि लोग एथिकल वे में नहीं सोचेंगे और सिर्फ ऐसे सोचेंगे अपने फ़ायदे के लिए या लॉ मेकिंग के ज़रिए बस यही देखेंगे, अपना फ़ायदा निकालना चाहेंगे, तो वो चीज़ हम पॉलिटिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें हमें एथिकली भी सोचना चाहिए कि मतलब उस चीज़ का लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, हमारे समाज पर उसका क्या असर पड़ रहा है और वो उस पॉलिसी से कितने लोगों को क्या तकलीफ़ हो सकती है, किसी की रिस्पेक्ट पर बात आ सकती है। तो इस तरह से हमें पूरी तरीके से मोरली सोचना चाहिए। पोरल सॉरी पॉलिटिकल थ्योरी की दो मेन टाइप्स होती हैं, जैसे क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी और कॉन्टेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी ट्रेडिशनली प्लेटो, एरिस्टोटल, रूसेव, कांत, हेगेल और लास्की जैसे थिंकर से जुड़ी होते हैं। ये मोरलिटी और एथिक्स के पर्सपेक्टिव से पॉलिटिक्स को देखती है,
ठीक है। 20वीं सेंचुरी तक पॉलिटिकल थ्योरी का मेन फोकस मोरल वैल्यूज़ और पॉलिटिकल कंडक्ट पर था। ये क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करती है, जैसे कि क्लासिकल मतलब कि पहले के टाइम पे स्टेट का असली पर्पस क्या है, ये सब क्वेश्चंस निकलते थे उस टाइम पे। एक आइडियल गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, सबसे बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी हैवीली कल्चर बेस्ड और मॉरल जजमेंट्स पास करने वाली होती है, लेकिन 20वीं सेंचुरी के 1920s और 1945 के बाद लोगों को क्लासिकल थ्योरी से डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने लगा। कई पॉलिटिकल थिंकर्स ने क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी की लेजिटिमेसी को चैलेंज किया और इसे आउटडेटेड कह दिया। और ये सारे थिंकर्स हैं, इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशंस के मेन स्कॉलर्स थे ये। हेrbert सेमन, डेविड बी ट्रूमैन, रॉबर्ट ए डेल, डेविड एसन, हेनिस विलोव, कार्ल फ्रेडरिक, हार्लोड लेसवेल। ठीक है। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी मॉडर्न एरा में पॉलिटिकल थ्योरी की साइंटिफिक स्टडी माना जाता है। इस साइंटिफिक थ्योरी पॉजिटिविस्ट थ्योरी या बिहेवियरल थ्योरी भी कहा जाता है। एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी का मेन एम पॉलिटिकल फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना होता है। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट का अप्रोच है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट हो, सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन हो, कॉन्सेप्ट्स को क्वालिफाई करना और जनरलाइजेशन डेवलप करना, डिफरेंट कल्चर्स और सोसाइटीज़ को कंपैरिजन करना। आज की पॉलिटिकल थ्योरी एक साइंटिफिक टूल है जो पॉलिटिकल नॉलेज जनरेट करने में मदद करती है। ये पर्सपेक्टिव या एक्शन ओरिएंटेड नहीं होती, बल्कि सिर्फ पॉलिटिकल बिहेवियर और सिस्टम्स को एनालाइज करती है। इस पूरे जो पार्ट 1 हमने पढ़ा है उसका मेन जो है कंक्लूजन ये निकल के आता है, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी मॉरलिटी और आइडियलिज्म पर बेस्ड थी। ठीक है। और कंटेम्प्रेरी में ये एम्पेरिकल और साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करती है। आज की पॉलिटिकल साइंस एक डाटा ड्राइवन और ऑब्जेक्टिव फील्ड है जो पॉलिटिकल बिहेवियर और गवर्नेंस मॉडल्स को साइंटिफिक मेथड से स्टडी करती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।